क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ सीओपीडी। सीओपीडी होने से ये सीओपीडी मेडिकल में ज़्यादातर पेशेंट सीओपीडी लेके आता है। जो पल्मोनरी डिजीज़ है वो सीओपीडी के अंदर में एम्फाइजेमा आता है। फिर डार्क ब्लैक स्पॉट एम्फाइजेमा होने से लंग में ऐसे यहाँ पे जो इमेज में दिखा रहा है यहाँ में छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ में। उसके बाद यहाँ में ये थोड़ा पुराना होने से डिजीज़ बढ़ने से ऐसे बड़ा बड़ा होके ऐसा हो जाता है, तो इसको एम्फाइजेमा बोलते हैं। फिर डार्क ब्लैक स्पॉट यहाँ में मतलब टिश्यू लंग का टिश्यू ज़्यादा नहीं रहता है, एयर ज़्यादा रहता है। मतलब लंग एक बैलून के जैसा चीज़ है और उसमें से जब बैलून फूट जाता है तो लंग सिकुड़ जाता है, लेकिन लंग के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें से भी ये ऐसे एयर जमा हो जाता है। जो सेल खराब हो जाता है उसमें एयर जमा हो जाता है, इसको एम्फाइजेमा बोलते हैं। क्रोनिक एयर टेपिंग होता है जहाँ में ये होता है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ये देखो, ये पेशेंट का मैंने फ़ोटो देख के लिया था, ऐसे ऐसे होता है तो एम्फाइजेमा बोलते हैं। लंग का जो सेल है वो डैमेज होके वहाँ में एयर आ जाता है। और दूसरा एक बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ILD। इसमें क्या होता है, लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग का जो टिश्यू है उसमें एल्वोलाई में ये ठीक हो जाता है, मतलब ये फूल जाता है एक तरफ से। तब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में, उसका एक्सचेंज वो हो जाता है, स्लो हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है ILD रहने से। ये ILD का एग्जांपल है। ILD रहने से पेशेंट का ऐसा जो एरिया है वो सब इफेक्टेड है। ये पूरा लंग ही इफेक्टेड है क्योंकि ये ज़्यादातर जो लंग का वो है ये एरिया ख़राब हो चुका है। ऐसे होने से ILD बोल रहा है। और पेशेंट को ज़्यादातर पेशेंट TB हो गया आता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर पेशेंट TB बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये पेशेंट का आप TB का स्कैन देख सकते हो। पहले जब जो पेशेंट को TB डायग्नोज होता है तब ऐसा जो पेशेंट को ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आ गया है, उसको ऐसा आउटलाइन दिखाई देता है। TB होने से ये थोड़ा करके चारों तरफ होता है TB। ऐसे एक कोई भी दूसरा इन्फेक्शन होने से एक जगह में ही ज़्यादा होता है। TB चारों तरफ धीरे धीरे फैलता है। और ये TB का स्टेज वाइज इमेज है। ये थोड़ा ज़्यादा होने से यहाँ पे सेल ही जो लंग का सेल है वो ख़राब हो जाता है। ये जितना पुराना होगा ये ख़राब हो जाता है, लेकिन ये लास्ट में जो है ये वाला वो हो गया, ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया। और यहाँ पे TB का ये सब निशान रह गया लंग में, जहाँ में प्रॉब्लम है वहाँ में TB का ऐसा निशान रह गया। आफ्टर मेडिसिन ऐसा होता है। उसके बाद CT स्कैन करोगे तो पेशेंट को कभी कभी इंजरी होके आएगा। तो इंजरी होने से पेशेंट का लंग में शेड हो जाता है और बाहर से एयर घुस जाता है। इसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ऐसा होने से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है और कभी कभी हालत ख़राब भी हो जाता है। पूरा लंग ही वो नीमो से भर जाता है ऐसे। ये पेशेंट का लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। अरे यार,
ये पेशेंट का यही एरिया में न्यूमोथोरैक्स है, यहाँ में भी है। यह में कहाँ में इंजरी हो गए, साइड से इंजरी होने से लंग बैलून की तरह फूट जाता है, उसके बाद वो अंदर एयर हो जाता है। कभी कभी बायोप्सी करने के बाद भी ऐसा हो जाता है। लंग के अंदर पंक्चर हो जाने से, पंक्चर मतलब एयर घुस जाने का रास्ता मिलने से ऐसा हो जाता है, क्योंकि लंग में ट्रेकिया के थ्रू वो एयर जाता है और वो जब एल्वोलाई के एक्सचेंज होता है, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ में कहीं में शेड हो गया तो उधर से एयर लीक होके लंग में एयर जम जाता है। इसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। होता है नीचे, वो उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। जो लंग के साइड में जो होता है उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। इसका यहाँ पे ये पेशेंट को इंजरी हुआ, उसके बाद इसका लंग के साइड में, लंग में कभी भी ऐसा कुछ इंजरी होने से ये मसल में एयर आ जाता है। मसल में एयर आ जाता है तो ये एयर आने से ऐसे दिखाई देता है। और ये पल्मोनरी इफ्यूजन नहीं है, ये गलत है। ये पेशेंट का हीमोथोरैक्स, ये हीमोथोरैक्स है। पेशेंट को जब भी इंजरी होता है तो लंग का एल्वोलाई में कोई ज़्यादा धक्का लग गया, ऐसा कुछ ज़्यादा इंजरी होने से ऐसे ब्लीडिंग हो जाता है। ये ब्लीडिंग का निशानी है, क्योंकि ये थोड़ा ठीक है, ब्लड जैसा है, ना कि टिश्यू जैसा है, ना कि फ्लूइड जैसा है। ये ब्लड क्लॉट हुआ है, इसीलिए इसका डेंसिटी ऐसा है। जितना ज़्यादा तुम वो देखोगे, सीटी स्कैन देखोगे, इमेज देखोगे, तब पता चलेगा कि किसका क्या हुआ है। ये पेशेंट को इंजरी हुआ था, इसका हीमोथोरैक्स है। ये एरिया में डेंस ज़्यादा है, और ये पेशेंट को इंजरी हुआ तो हीमोथोरैक्स होता है। अदरवाइज हीमोथोरैक्स ऐसे नहीं होता है। कोई ब्लीडिंग होने से ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना लंग में नहीं होता है, इंजरी की वजह से ही होता है। उसके बाद ये न्यूमोथोरैक्स है। ये देखो, ये पेशेंट का हालत ख़राब हो गया, ये आधा से ज़्यादा हिस्सा न्यूमोथोरैक्स हो गया है इंजरी की वजह से। और ये हीमोथोरैक्स है, क्योंकि पेशेंट को इंजरी हुआ है तो ब्लीडिंग होगा। ये देखने में भी तुमको जो मेडिसिनल विंडो में देखोगे तब ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आएगा, फ्लूइड जैसा नहीं आएगा। तो ज़्यादा ब्राइट आने से हीमोथोरैक्स होता है। उसके बाद आया लंग मास। पेशेंट को कभी भी तुम सीटी करोगे तो ऐसा कुछ एरिया में, जैसे जिसका डेंस हो, मसल डेंस ज़्यादा हो, ब्राइट से दिखाई दे, तो वो ट्यूमर तुम पकड़ सकते हो। और ऐसा ट्यूमर रहने से तुमको पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एडवाइस करना होगा, नहीं तो रेडियोलॉजिस्ट फिर से कॉन्ट्रास्ट ही करेगा। तुम करने से वो पेशेंट को पहले डायग्नोसिस हो जाएगा कि तुमने पहला स्टेप लिया। लेकिन कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट लेट करके देखता है, तो ये तुमको प्रॉफिटेबल नहीं होगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। 2-3 बार हॉस्पिटल में आना पड़ गया एक स्कैन की वजह से। ये पेशेंट का भी लंग में ट्यूमर है। इसको बायोप्सी करने का ये सीटी है। ये से बायोप्सी गन से ये टिश्यू का थोड़ा सा हिस्सा काट के वो लैब में भेजता है।
टेस्ट करने के लिए, ये कौन सा प्रकार का ट्यूमर है वो देखने के लिए। यह में भी ये ट्यूमर है, ऐसे दिखाई देगा ट्यूमर होने से। यहाँ पे भी ट्यूमर हो सकता है। ये आर्टरी का बीच में हार्ट का साइड में ट्यूमर जहाँ पे भी हो सकता है। तुमको खाली उसका डेंस देख के पता करना होगा, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू और ट्यूमर के बीच में वो डिफरेंस रहता है डेंसिटी का। नॉर्मल टिश्यू का डेंस थोड़ा कम होता है और ट्यूमर थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है। देखने से पता चलेगा इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है, ये इतना ब्राइट है, लेकिन नॉर्मल टिश्यू का ब्राइटनेस उतना नहीं है, क्योंकि ये अननेचुरल है। अननेचुरल ग्रोथ को ही ट्यूमर बोलते हैं। और इसका कभी कभी लोअर डेंस भी होता है, जो ट्यूमर जैसे रिएक्ट करता है, जैसा उसका ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आया लंग नोज। लंग में कभी कभी नोच रहता है। वो नोच रहने से भी कोई डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है कि ऐसा कुछ एक डिजीज़ हो स्टार्ट हो गया, उसके बाद लंग में नोड आना स्टार्ट हो गया हो, तो लंग में नोड होने से ऐसे दिखाई देता है। ये सब मतलब तुम लोगों को देख के पता करना होगा ये पेशेंट को क्या हुआ है। ये नोड है, क्योंकि नोड एक्चुअली प्रॉपर राउंड शेप और लिटिल राउंड शेप होता है, तो ये देखने में, और ये छोटा होता है, ये बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और ट्यूमर होने से ट्यूमर बड़ा होता है, और ट्यूमर का से भी ऐसा होता है कि दिखने में पता चल जाएगा। ट्यूमर ऐसे शार्प एजेस नहीं होता है, ये इधर उधर फैला हुआ होता है ट्यूमर। ये ट्यूमर को देखो, इधर उधर फैला हुआ है। ऐसा होने से इसको ट्यूमर तुम पकड़ सकते हो, लेकिन नोट्स देखने में अलग ही है। ये पेशेंट को देखो, ये पेशेंट को बहुत सारा नोच है, छोटा नोच छोटा होता है और ज़्यादातर राउंड या सिमिलर ऐसा कुछ शेप का होता है। नोच मोस्ट प्रोबेबली कोई डिजीज़ का सिम्टम है। पेशेंट को कोई डिजीज़ स्टार्ट हुआ है तो नोच होता है। और उसके बाद आता है मेटास्टेटिक लंग। कभी भी पेशेंट को कैंसर होने से, मेटास्टेटिक कैंसर होने से ऐसे लंग के चारों तरफ ऐसे अजीब सा वो एनहेंसमेंट दिखाई देता है, मेटास्टेटिक लंग। हाँ, नोट्स पे भी कॉन्ट्रास्ट एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि वो कौन से तरह का नोट्स है। एनहेंस होने से कोई दूसरा होगा, एनहेंस नहीं होने से तो नॉर्मल नोट्स भी हो सकता है। वो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद पता चलता है कि ये क्या है। ये पेशेंट को इतना सारा नोट्स है, और ये पेशेंट तो मेटास्टेटिक है। ये मेटास्टेटिक ऐसे पता चलता है कि इसका साइज़ बड़ा होता है और ये एरिया पकड़ लेता है। ये ना कि ये स्मॉल यहाँ में जो स्मॉल है, ये ऐसा नहीं होता है। ये देखो, यहाँ में बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लिया है। लंग में भी छोटा हिस्सा को कवर कर लिया, लेकिन नोट्स पर्टिकुलरली एक डॉट जैसा रहता है। ये भी मेटास्टेटिक है, इसका तो पूरा लंग ही कवर कर लिया है, तो नोट्स इतना नहीं होता है। नोट्स ज़्यादातर 1-2 ही रहता है। ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है, ये फुल्ली मेटास्टेटिक है। और आज कुछ केस मैंने डाउनलोड करके रखा है, वो थोड़ा लोड कर लेते हैं। ये पेशेंट को देखो, ये पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन है।
ये पेशेंट को देखने से तुमको पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है ये पेशेंट को। ये जो एरिया है ये प्लूरल एफिजन है, और ये जो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है ये ये जो एरिया ज़्यादा ब्राइट है इसको लंग एडिमा बोलते हैं। लंग एडिमा पहले जो हम लोगों ने देखा था। पल्मोनरी एडिमा, इसको पल्मोनरी एडिमा बोल रहे हैं क्योंकि ये लंग, यार ये कहाँ आ गया, क्योंकि ये लंग के अंदर मतलब लंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको लंग एडिमा बोल रहा है। ये लंग के अंदर होता है, और ये साइड में से जो आता है ये साइड में से जो ये प्लूरल एफिजन है, ये प्लूरल एफिजन है। और ये बाकी सब प्लूरल एफिजन की वजह से लंग में इडिमा हो गया। ये सब मतलब सब इंटर कनेक्टेड है। ये लंग इडिमा है और ये प्लूरल एफिजन है। प्लूरल एफिजन होने से मतलब पेशेंट का जो इन्फेक्शन है, जो फ्लूइड है वो नीचे जम जाता है, और जो लंग एडिमा है वो लंग के अंदर ही जो लंग टिश्यू है उसको डैमेज कर देता है, वहाँ फ्लूइड आ जाता है, ऐसा हो जाता है। HCT लंग विंडो में देखने से ऐसे दिखाई देगा। बाद ये पेशेंट भी ऐसा ही है। इसका भी ये या में इसको भी यहाँ में ऐसे लंग में ये लंग एडिमा है और ये प्लूरल एफिजन है। कि जितना ज़्यादा तुम देखोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। ये भी सेम ही है, मुझे ट्यूमर ढूंढ के नहीं मिला, ज़्यादा समय नहीं। ये पेशेंट का लंग में इंजरी हुआ है। ये पेशेंट का रिब्स भी मल्टीपल जगह से टूटा हुआ है। यहाँ में भी फ्रैक्चर है, यहाँ में भी फ्रैक्चर है। तो अंदर से ये एयर आ जाता है मसल के अंदर में, ज़्यादा बुरी तरीके से फ्रैक्चर होने से। तो ये पेशेंट का, इसको एम्फाइजेमा बोलते हैं। ऐसा होने से मसल के अंदर ये वो हो गया, एयर आ गया, और ये हीमोथोरैक्स है। ये हीमोथोरैक्स है। हीमो होने से थोड़ा ब्राइट हो जाता है जो, और पेशेंट का ब्रेन में भी कंडिशन है। ये ऑल ब्लीड है, इंजरी होके आया है पेशेंट। ये पेशेंट का लंग में ये हीमोथोरैक्स है। इंजरी होने से लंग का जो टिश्यू है उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, उसके बाद जल्दी हीमोथोरैक्स हो जाता है। इसीलिए इंजरी होने के बाद जितना जल्दी उतना हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है। लंग में ज़्यादा ब्लीडिंग होने से बाद में पेशेंट का थोड़ा
मुश्किल कंडीशन हो सकता है। इसको दूसरे एंगल से देखने से ऐसा मिलेगा। ये लंग, ये पूरा टोटली ये सब ह्यूमोथोरैक्स है। ये सब इंजरी की वजह से ये हमें ब्लड क्लॉट हो गया है, और ये भी ह्यूमोथोरैक्स है। इंजरी होने से ऐसा होता है। और बोनीथोरैक्स में रिब्स टूट गया है, ये सब देखना सही है। इनको जस्ट स्कैन करने के लिए इतना ही जानने से हो जाता है। और इसका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट कभी भी ट्राई करेगा। अभी के लिए आज इतना ही, क्योंकि आज ज़्यादा स्टूडेंट भी ऑनलाइन नहीं है। उतना ज़्यादा केस देखना एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ की वजह। वो क्या चीज़ है ये पेशेंट को भी इफ्यूजन है। ये कॉन्ट्रास्ट हुआ था इसका। हे प्रणय, तुम देख रहे हो? प्रणय हेलो हेलो हेलो। इसका किडनी में, ये पेशेंट का किडनी में प्रॉब्लम है। इसको बड़ा करके दिखाए तो ये किडनी में नॉर्मल होने से आउटलाइन जो है वो शार्प होता है, और इसका जो ये लीवर के बाहर देख रहे हो, ये ब्लैक एरिया है। ऐसा होने से नॉर्मल है, लेकिन यहाँ में देखो ये हेजी होके बैठा हुआ है। ऐसा होने से किडनी में इन्फेक्शन होने का, किडनी में प्रॉब्लम होने का वो तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ है तो किडनी में भी प्रॉब्लम है। ओके, ऐसा किडनी में भी रहता है और दूसरा ऑर्गन में भी रहता है जहाँ में इन्फेक्शन होता है। ये किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन है, ये पेशेंट का शायद क्रिएटिनिन हाई है, ये इसीलिए ये किडनी का आउटलाइन थोड़ा हेजी होगा, ये इन्फेक्टेड है। ऐसा होने से कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते हो कभी कभी क्रिएटिनिन हाई होने से, क्योंकि किडनी का डिजीज़ रहने से कॉन्ट्रास्ट देने से पेशेंट को इंस्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। ये पेशेंट का प्रेस मेकर लगा हुआ है। आज के लिए इतना।